हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अमर प्रेम सीरीज़ की अगली कॉमिक्स वन रक्षक, जो प्रेम श्राद्ध के बाद कॉमिक्स आती है। और अमर प्रेम सीरीज़ की अगर आपने पिछली कॉमिक्स से नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में कोबी और भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके वो कॉमिक्स से पढ़ सकते हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स वन रक्षक। और यहाँ से होगा कोबी और भेड़िया के जीवन में एक नया बदलाव। वन रक्षक, कोबी और भेड़िया। एक कवर पृष्ठ है, राज रजत वर्ष। यहीं से एक नया आयाम शुरू हुआ था। अमर प्रेम, कांटों भरा अंतहीन सफर, उद्गम श्रृंखला। कॉमिक्स मेला पेश करते हैं वन रक्षक कोबी कैसे बना प्रकृति का एक भक्षक, प्रकृति का रक्षक, एक वन रक्षक की महागाथा। यह संपूर्ण विश्व एक जंगल में है, इसकी पालन करता है प्रकृति। हम सभी हैं भक्षक, केवल एक है रक्षक। महायोद्धाओं का सदैव एक गौरवशाली महाइतिहास होता है। 50,000 साल पहले भेड़िया मानवों का राज्य था वुल्फानो। वुल्फानो का शक्तिशाली राजा था वुल्फा। शक्ति परीक्षण हर योद्धा की असमाप्त भूख होती है। इसके लिए या तो वो लड़ता है, युद्ध नहीं होता तो आखेट करता है। और ऐसी एक दिन वंग में मुलाकात हुई कोंकणी राज्य की मानव राजकुमारी सूर्या से। सूर्या के रूप सौंदर्य पर राजा वुल्फा अपना दिल हार बैठा, किंतु सूर्या ने उसका प्रेम निवेदन ठुकरा दिया। तो राजा वुल्फा ने दिन रात चैन राजा सूर्या के सौंदर्य ने छीन लिए। तब गुरुराज भाट की दी गई सम्मोहिनी मणिकमाला ने सूर्या के मस्तिष्क के सम्मोह लिया वुल्फा को और अपना अस्तित्व भुलाकर राजा वुल्फा को समर्पित हो गई सूर्या। और कोंकणी की राजकुमारी बन गई थी वुल्फानो की महारानी और एक नन्हे भेड़िया मानव की माता, जिसके नाम बड़े प्रेम से रखा गया था कोबी। वुल्फानो में खुशियों के असंख्य पक्षी चहचहा उठे थे, किंतु प्रवासी पक्षियों की भांति खुशियों के वे पक्षी ज़्यादा समय वुल्फानो में न टिक सके। कोंकणी के राजा कोंकण ने अपनी पुत्री वुल्फानो से मिली कैद का समाचार मिल गया। उसने जंगी सेना के साथ वुल्फानो को रौंद डाला और राजा वुल्फा को कैद करके रानी सूर्या को कैद से मुक्त करवा के कोंकणी ले आया। शमशान बने वुल्फानो को राजमहल को प्राचीर पर खड़े गुरुराज भाटी के सीने में बदले का ज्वालामुखी सुलग रहा था। उस बदले की आग को शांत करने के लिए चाहिए था एक वीर। रानी सूर्या का सम्मोहन भी तोड़ डाला था गया। अब राजा वुल्फा से बेहद नफरत करने लगी थी। एक राजवीर, एक महायोद्धा नवजात को भी अपने दृढ़ भावों में उठाते समय उसके मन में यही प्रण था, संपूर्ण मानव जाति जो केवल निर्माण से हुंकार से धरा दे, ऐसे महायोद्धा का निर्माण करूंगा। वुल्फानो की भूमि एक विशाल तवा बन गई और उस पर गुरुराज भाट की युद्ध शास्त्र के ज्ञान में तपने लगा सुकुमार को भी। जिस प्रकार मिट्टी तपने पर कठोर रड़ा बनती है, सर्व स्वर्ण मनमोहक आभूषण लोहा घातक हथियार, उसी प्रकार को भी बन गया था एक महायोद्धा जिसके युद्ध कौशल को अभी कोई परीक्षा नहीं हुई थी। जिस योद्धा की परीक्षा नहीं हुई हो वो महायोद्धा कैसे कहलाया जा सकता है। तब गुरुराज भाटकी ने कोबी को भेजा बलिष्ठगढ़ के सम्राट भुक्कक को प्रतियोगिता में, जहां ब्रह्मांड के श्रेष्ठ वीर बल प्रदर्शन में एकत्रित हुए थे। लक्ष्य था ओथेपा का ताज। भीषण खून खराबे तथा साधारण शक्तियों प्रदर्शन के पश्चात कोबी ने ओथेपा का ताज प्राप्त कर लिया। कोबी ने ताज सम्राट भुक्कक के हाथों सौंप दिया। सम्राट भुक्कक ने प्रतियोगिता को आदित्य सुंदरी अपनी कन्या राजकुमारी सुकन्या का हाथ कोबी के हाथ में सौंप दिया, किंतु कोबी ने यह अपार ठुकरा दिया। इसके अनुसार उसने यह प्रतियोगिता अपने गुरुराज भाटकी की आज्ञा का सम्मान रखने के लिए जीती थी, किसी उपहार के लोभ में नहीं। विजेता को भी वापस वुल्फानो लौटाया। गुरुराज भाटकी का शीश गर्व से तन गया, अपनी व्याकुल छाती से लगा लिया उन्होंने ब्रह्मांड विजेता महायोद्धा कोबी को, और उस आलिंगन से उस महायोद्धा को असीम सुख मिला। लेकिन कैसा था वह महायोद्धा जिसके पास भविष्य में कोई दृढ़ कल्पना नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था। तब गुरुराज भाटकी ने कोबी ने उसके पिता वुल्फा और माता सूर्या के बारे में बताया। 20 वर्ष जिस योद्धा का पिता का अपमानजनक कैद में हो, उसका हृदय दहलना उठेगा क्या? उसकी भुजाएं फड़कना उठेंगी, उसकी वीरता दहकना उठेगी। यही हाल हुआ कोबी का भी। वो हुंकार उठा, उसके नेत्रों में चिंगारियाँ एकत्रित उठी, किसी विशाल सेना की तरह उसके शरीर में खून का हर कतरा ललकार उठा। तभी हाथ में ओथेपा का ताज लिए वहाँ पहुँची सुकन्या। अपने पिता के मानव रक्त का भाकर ब्रह्मांड विजय के लिए कुत्सित इरादों पर पानी फेरने के लिए परम शक्तिशाली ताज चुरा लाई। उसने वह ताज अपने प्रथम प्रेम कोबी के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया, किंतु उस निष्ठुर ने वह ताज और सुकन्या प्रेम दोनों ठुकरा दिए और उसे अपनी प्रेम
शक्ति पर गुरूर था और उसके पिता के निश्चल प्रेम के कारण उसे प्रेम सबसे नफरत, किंतु सुकन्या का प्रेम निश्चल था और ब्रह्मांड की तरह असीम था। तभी वहाँ पहुँचा सम्राट भुक्कक और उसने कोबी पर किया जानलेवा वार, किंतु वार सुकन्या ने अपनी छाती पर झेल लिया और उसके महाबलिदान से कोबी के कठोर हृदय को भी चीर डाला। गुरुराज भाटकी ने सम्राट भुक्कक को मार गिराया। इधर अपनी बाहों में सुकन्या ने निष्प्राण देह संभाले और घुटनों पर गिर गया कोबी। उसके दिल में सुकन्या के प्रेम का अंकुरण हो गया था, अमर प्रेम जो युगांत तक जन्मांत तक जीवित रहता। महाशोक के बेहल आज कोबी कैसा अनोखा दिन था। विजय की खुशी मिली तो उसे उसके पिता की प्रसन्नता का शोक मिला। प्रेम मिला तो वो मुट्ठी में ना समाया रह सका, तुरंत मिट्टी में मिल गया। किंतु योद्धा न ज़्यादा समय आनंद में डूबे रह सकते हैं, ना शोक मना सकते हैं। उन्हें प्रस्थान करना ही होता है युद्ध के लिए। कोबी भी निकल पड़ा अपने जन्मदाता का आशीर्वाद पाने के लिए। उससे लड़ना था अपने जीवन का निर्णायक युद्ध। ताल में जिस प्रकार नौका काई को चीर देती है, उसी प्रकार कोबी के जाबाज संचालक भेड़िया मानवों की सेना ने कोंकणी सेना को चीर फाड़ डाला। कोबी ने तत्काल सम्राट वुल्फा को बंदी गृह से मुक्त करा लिया। पराक्रमी पुत्र को देखकर सम्राट वुल्फा की छाती माँ गर्भ से चौड़ी हो गई। वहीं अपार हर्ष से आंखें भर आईं, किंतु माता सूर्या उसे कोंकणी में ना मिली। उसका पुनर्विवाह हो चुका था मोरागढ़ के राजा उग्रवीर के साथ। तत्काल सम्राट वुल्फा के साथ कोबी ने मोरागढ़ कूच किया। उसे अपनी जननी की चरण वंदना जो करनी थी। मोरागढ़ की छाती को रौंद डाला भेड़िया मानवों की फौज ने, किंतु मोरागढ़ की माता की ममता नहीं, नफरत ने स्वागत किया। उसके पिता और उसके पुत्र का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि उसने अपने ही पुत्र को पाषाण प्रतिमा हो जाने का शाप दे डाला। पिता के सामने 20 वर्षों की तपस्या के पश्चात मिला हुआ पुत्र मूर्ति हुआ जा रहा था। सूर्या के कदमों में गिड़गिड़ाकर उठा वो पिता और पुत्र के जीवनदान की भीख मांगने लगा। ममता तनिक भी द्रवित हुई और शाप मुक्ति का मार्ग बना। अब कोबी पाषाण की जगह स्वर्ण प्रतिमा बन चुका था। अब उसे जीवन तभी वापस मिलना था जब उसकी कुंवारी कन्या का रक्त अकस्मात ही उस पर टपक पड़ता। शापों से मुक्ति सरल नहीं होती। 50,000 साल व्यतीत हो गए। 20वीं सदी में आसाम के जंगलों में कुंवारी कन्या का जीना का रक्त कोबी की स्वर्ण प्रतिमा पर पड़ा और जीवित हो उठा महायोद्धा कोबी। 50,000 साल पहले का वुल्फानो, जो आज असम का जंगल का काजीरंगा अभ्यारण्य था, उसे ही अपनी कर्मभूमि बना लिया कोबी ने। वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा का भार उसने मजबूत कंधों पर उठा लिया। वो जंगल वासियों के लिए बन गया जंगल का देवता और वन अपराधियों के लिए बना कहलाया जंगल का जल्लाद। एक तरफ मानव निर्मित गति से प्रकृति और पर्यावरण दूषित कर रहा था, दूसरी तरफ कोबी विशाल पृथ्वी के एक छोटे टुकड़े प्रकृति जीवन तुच्छ देने में लगा था। क्योंकि वह वन रक्षक बना हुआ था, वह खुद नहीं जानता था कि उसके इस भगीरथी प्रयत्न में उसके सहयोगी बने फूजा बाबा, जिनके पास कांची रख गया अभ्यारण्य वन्य जीवन का अथाह ज्ञान था। दूसरी सहयोगी बनी फ्रांस की जासूस जैन, कोबी को असीमित प्रेम करती थी और उसके साथ कांची रख गया अभ्यारण्य में रहने लगी। किंतु अपने भेड़िया मानव पिता और मानव माता प्रेम के हर्ष से शुद्ध होकर कोबी ने जैन के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। उसे लगता था कि मानव और भेड़िया का मानव का मिलन विनाशकारी रहेगा, लेकिन प्रेम की बरखा में भीगने की कोई ओट नहीं बचा सकती। कोबी भी जैन के प्रेम में भीग उठा, लेकिन ये प्रेम स्वयं गुरुराज भाटकी की चाल से संभव हुआ। गुरुराज भाटकी ने तब जब कोबी ने वुल्फानो जाने से मना कर दिया तो उसके शरीर में फोबोस और मोबोस की विनाशकारी व शांति प्रिय दोनों शक्तियां एक साथ प्रविष्ट करा दी, जिससे कोबी के शरीर का कभी इंसान जाग उठता तो कभी जानवर। वन और वनवासी संकट में पड़ गए। जंगल के देवता कोबी की निष्ठा संदेह के बादलों से घिर गई और दुविधा भूमि पर भूकंप के समान होती, जिस पर किसी के कदम टिक नहीं सकते थे। और कांजीरंगा के वन में कोबी को अस्वीकार करने लगा। गुरुराज भाटी का सपना पूरा होने लगा। एक व्यवधान उत्पन्न हुआ। फोबोस और मोबोस की शक्तियों ने कोबी के शरीर को विभक्त कर दिया और कोबी के शरीर से उसके अंदर का जानवर रूपी कोबी अलग हो गया और अंदर बाकी रह गया इंसान, जो कहलाया भेड़िया। ये सारा किस्सा घटित हुआ था जानवर और कोबी भेड़िया कॉमिक्सों में। अगर वो कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है, कोबी भेड़िया की प्लेलिस्ट में पढ़िए, कॉमिक्स हैं, वहाँ पर अलग हुए थे कोबी भेड़िया और भेड़िया। गुरुराज भाटकी की चालबाजों का गोटियों का शिकार हुए जानवर कोबी ने जैन के साथ बलात् विवाह किया और उसे अपने साथ वुल्फानो ले जाने लगा। तब भेड़िया और कोबी के बीच भीषण जंग हुई, जिसके परिणामस्वरूप गुरुराज भाटी का षड्यंत्र विफल हुआ। किंतु कोबी और भेड़िया के बीच सदा के लिए
अटूट वैमनस्य पैदा हो गया। कभी जैन की वजह से दोनों के बीच खूनी मुठभेड़ टली, तो कभी जैन ही दोनों के बीच टकराव का कारण बनी। मानव स्त्री व भेड़िया मानव के प्रेम संबंधों ने से एक बार फिर विनाश निकट आ रहा था। अब तो प्रेम संबंधों में एक कड़ी और जुड़ गई थी। सुकन्या, कोबी और जैन और भेड़िया के मध्य आ खड़ा हुआ सुकन्या नाम का एक महामानसिक द्वंद्व, एक वन नक्शा अपने कर्तव्यों से भटक रहा था। जीवन में एक संघर्ष, इस संघर्ष में विजय पाने के लिए किया जाता है संकल्प। उस संकल्प की धरता पथ पर चला जाता है। कोबी ने क्यों वन की रक्षा का संकल्प लिया, क्यों आज वो अपने कर्तव्य पथ पर भटक गया है। हर महायोद्धा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। क्या है कोबी का इतिहास? इतिहास को जानने के लिए हम जाएंगे कोबी के भविष्य में। सन 7009 में क्या कहानी पलट रही है। 7009 सन 7009 दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक पूर्वी गोलार्ध जहाँ प्रकृति में जमकर हरियाली बिखरी थी, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध जहाँ हरियाली के नाम पर एक तिनका भी नहीं बचा था। पूर्वी गोलार्ध के लोग प्रकृति के गोद में रहते थे, आधुनिकता की आंधी थम गई थी। और पश्चिमी गोलार्ध के लोग विकास के पीछे पागल थे। दुनिया पर आज राज करने के लिए ताकत की जरूरत है, ताकत के लिए विध्वंसक हथियारों की जरूरत है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की रक्षा का कवच ओजोन टूट गई, पेड़ पौधे हरियाली प्रदूषण के कारण मर गए। अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से गर्मी के साथ अन्य प्रकार के विकिरण का स्तर इतना बढ़ गया कि इंसान शैतान नजर आने लगा। जिंदा रहने के लिए इंसान मशीनों पर निर्भर हो गया। पश्चिमी गोलार्ध जहाँ हरियाली के नाम पर घास का एक तिनका ना था, सब कुछ मानव निर्मित था। ऐसे लोग मानव कहलाएंगे जाएंगे या कहलाए जाएंगे भक्षक। सावधान, भक्षकों ने हमला कर दिया है। इस पूरे पूर्वी गोलार्ध की रक्षा का दायित्व तो मेरे कंधों पर है। ये सन 7009 का भेड़िया है, यानी हमारे टाइमलाइन वाले भेड़िया से 5000 साल आगे का भेड़िया। 7009 में तुम्हारा दिया तिलक हमेशा से जंगल के इस योद्धा का अवैध शस्त्र रहा है। अपने प्रेम की ताकत तिलक मुझे दो जैन। उफ, ये क्या रक्त। लेकिन यहाँ पे भेड़िया एक हुआ कैसे? ओह नहीं, ये क्या था? नहीं दोस्त, ये तो आगे जाके पता चलेगा। उफ, अनायासी तीव्र जलन हो रही थी उसके मस्तक में। आहा, रक्त उस लड़की का है। क्या हो रहा है? ये कौन है? ये कन्या ये भक्षकों के क्षेत्र से आई है, ये भक्षकों की साथिन है। ये तुरंत ख़त्म कर देना होगा। आहा, ठहरो, खबरदार, इस पर हाथ ना उठाना। ये मेरी जैन है। जैन मगर कोबी ये दुश्मन है। ओहो, तो यही है कोबी, पूर्वी गोलार्ध का रक्षक। आहा, चुम चुम चुम। मेरे प्रहार से शत्रु पत्थर बदल जाता है। रुको, ये क्या कर रही हो? शू, तुम जैन हो? मेरी जैन, 5000 साल पहले तुम मुझसे जुदा हो गई थी, यानी 2009 में। पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जैन हो। तुम्हारे रक्त से मेरे मस्तक पर तिलक पर वो एहसास दिया है। पागल हो गया है तू किसी जैन के प्यार में, जो अपनी शत्रु को तुझे जैन दिखाई पड़ रही है? खाड़, मेरा नाम रीवा है। पश्चिमी गोलार्ध के महामानव सम्राट रक्तिम की पुत्री हूँ मैं। बहुत नाम सुना है तेरा कोबी। लोग कहते हैं तू जंगल का जल्लाद है। तेरी शक्ति के अद्भुत किस्से सुनकर ईर्ष्या से पागल हो जाती हूँ मैं। सोचा था अपनी ताकत से तेरा सिर अपने कदमों में झुकाऊंगी, इसलिए चली आई थी मैं यहाँ। मगर तू तो एक पागल मजनू निकला। इरादा बदल लिया मैंने अपना। झुकाऊंगी नहीं, काटूंगी अब तेरा सिर और भेंट में ला कर दूंगी अपने पापा को। शूँ। फिर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का शासक होगा। हमें जो चाहिए वो हमें हासिल होगा। तुम्हें जो चाहिए वो मुझे प्रकृति ने दिया है। प्रकृति वो तुम्हें भी अभी भी देना चाहती है, वो अब भी दे सकती है, लेकिन तुम लोगों ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। विकास की अंधी दौड़ छोड़कर प्रकृति की शरण में आना होगा। अभी तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। ओह फुलुफ छपाक, मुझे इंद्रधनुषी रंगों का एहसास हो रहा है। ये जीवन निर्झर है। देखो, प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारा चैन वाला रूप लौटा दिया। महसूस करो, तुम्हें तुम्हारी त्वचा इन फूलों की कोमलता का एहसास रहा होगा। नसों का उबाल इस निर्मल जगह जल के समान शीतलता का बोध करा रहा होगा। ये सब क्या है? ये ज़िंदगी का एहसास है चैन। प्रकृति जिसे अपनी बाहों में लेती है उसे ज़िंदगी के सारे सच्चे एहसासों से भर देती है। तुम्हारे जिस्म में समाया भक्षक मर गया। कोबी, तुम नियम तोड़ रहे हो। ये नियम यह है कि शत्रु के साथ शत्रु के सलीका व्यवहार होना चाहिए। याद रखो, नियम टूटते हैं तो पतन होता है, अवश्य होता है। महारक्षक वृद्धक, मगर यहाँ कोई शत्रु नहीं है। तो ये कौन है?
ये चैन है मेरा वो प्रेम जिसके लिए मेरी रूह 5,000 वर्षों तक तड़पती रही। आखिर आज ये मुझे मिल गई। ये भक्षकों के क्षेत्र से आई है, शत्रु है। शत्रुओं पर विश्वास नादानी होगी, प्रेम पर विश्वास करना प्रेम का अपमान होगा। देखो प्रकृति ने इसे माफ़ कर दिया, अब इसका मन निर्मल साफ है। देखो इसके चेहरे पर छल व मक्कारी कहीं कोई छाया तक नहीं है। ये प्रेम नहीं तुम्हारा स्वार्थ है, ये तुम्हें कर्तव्य की राह से विमुख कर रहा है। इसके परिणाम गंभीर होंगे कोई देवता। मैं अपने कर्तव्य समझता हूँ, मेरा प्रेम मुझे कर्तव्य पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ भक्षकों को उनके आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देना है, लेकिन इसको पूरे आदर व सम्मान के साथ किले में ले जाओ। इसको वही सम्मान दो जो मुझे देते हो। हे वृक्षों, हाथ बढ़ाओ। 3,000 किलोमीटर दूर जाना है, जहाँ भक्षकों का हमला हुआ है। हे समुद्र, अपनी जल लहरों की गति बढ़ाओ। आसाम के जंगलों से 3,000 किलोमीटर दूर वह एनर्जी बर्गर काफ़ी स्वादिष्ट है। ब्लडी है, जहाँ से गुजरता है वहाँ नरक छोड़ जाता है। खूब एनर्जी भर लो अपने शरीर में। कोबी को हमारे इस हमले की खबर मिल चुकी होगी। जिंग 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 आता ही होगा उनकी रक्षा के लिए, मगर इस बार यहाँ जिंदा बच कर नहीं जाने देंगे। कोबी देवता के आने तक इन्हें रोके रखना होगा हमें। ब्लैंक बैंग टैंग टैंग। मैं जानता हूँ तुम्हें संतुलक चाहिए। प्रकृति ने मुझे संतुलक प्रदान किया है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए भक्षकों के गोलार्ध प्रदूषण विकिरण के पूर्वी गोलार्ध की रक्षा करता है संतुलक। उठो संतुलक, इस पूर्वी गोलार्ध की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। शत्रुओं से टकराओ, धड़ 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 धड़। परंतु पूरे पूर्वी गोलार्ध पर फैले मेरे अनुयायी भेड़ियों का रक्षा घेरा तोड़कर अक्सर इस पार आ जाते हैं भक्षक संतुलक को पाने के लिए, लेकिन इनकी यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी। स्पर्श पूर्वी गोलार्ध की तबाही चाहने वालों, यहाँ केवल मौत मिलेगी। हाँ हाँ, आ गया मेरा दुश्मन। प्रकृति ने मुझे प्राकृतिक हथियार दिए हैं, निर्जीव हैं पर ए चट्टानों शत्रुओं का नाश करो। जीवित प्राणियों से बेहतर हैं, कहना मानते हैं। भड़ाक धड़ाक भड़ाम। घातक ऊर्जा से प्रहार, अपने दुश्मन का नाम निशान मिटाने वाले शस्त्र हैं इनके पास। तो मगर प्रकृति के प्रकाशक सूर्य की शक्ति का धूल के कण के बराबर ताप इनको भाप में बदलने के काफ़ी है। ये सूर्य, प्रकृति का एक अंश भी नष्ट हुए बिना शत्रुओं का नाश करो। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट तेरे पूरे जंगल को तबाह कर डालेगा। परमाणु विस्फोट के विकिरण का एक अंश भी यहाँ नहीं रहने देगा यह चक्रवात, और इन घातक किरणों के अपने आकाश में समेट कर ले जाएगा यहाँ से दूर। जाओ जाओ, बना दो भक्षकों की कब्रें। मैं इन लोगों का शत्रु नहीं हूँ, मैं इन लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूँ, लेकिन तो ये लोग प्रकृति की रक्षा के लिए संतुलक को नहीं चाहते। ये लोग पूर्वी गोलार्ध को, प्रकृति को असंतुलित करने के लिए शैतानी उद्देश्य से संतुलक चाहते हैं। वास्तव में ये लोग इंसान बनकर रहना ही नहीं चाहते। आहा आहा, भक्षकों के दल का नेतृत्व यही कर रहा है। वी सर, ये वक्त चला जाओ, बढ़कर शैतान जकड़ लो, शैतान के उड़न यान को। ओहो, ये क्या, कुछ गड़बड़ है। या आंखें धोखा दे रही हैं। ये क्या है, छोड़ के दिया उसे, छोड़ो मत, नीचे पटको। ये वृक्षों अपने मोटे तनों से उसकी राह रोक लो। बूम, वाकई कुछ गड़बड़ है। मेरे आग्रह पर वृक्षों की शाखाएं हिली तक नहीं है। ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ, पर यह सोचने का समय नहीं है, व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसे समय दे दिया तो यह मेरा समय यहीं ख़त्म कर देगा। शत्रुओं से लड़ने से पहले अचानक प्रकृति की शक्तियाँ मुझे मिलनी बंद हो गई हैं, पर कुछ शक्तियाँ हैं मेरे पास जो प्रकृति के नियमों से नहीं बंधी, जैसे भेड़िए देवता की पलंकली गदा। हे भेड़िए देवता, मदद। शैतानों को यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। धाड़। भक्षकों का हमला फिर से शुरू हो गया, लेकिन प्रकृति ने मदद क्यों नहीं की। हे प्रकृति, आप मेरी मदद क्यों नहीं की। जंगल की रक्षा के लिए तुमने कई बार अपने प्राणों को संकट में डाला है। मैं तुम पर प्रसन्न थी, इसलिए तुम पर विश्वास करके सृष्टि के इस हिस्से की रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा था भेड़िया। मगर तुमने विश्वासघात किया, मेरे विश्वास को तोड़ा। विश्वासघात, तुमने नियम भंग किया है। युगों से चल रहे शाप को जीवित किया तुमने। शाप अब भुगतना होगा तुम्हें। ठहरो ठहरो, कहाँ जा रही हो, रुको। मैं ये चेष्टा उचित नहीं है। मुझसे क्या भूल हुई है, कैसा शाप है मुझ पर, कैसे जीवित कर दिया मैंने शाप को, मुझे बताओ। तुम ऐसे नहीं जा सकती, लौटो। मुझसे कोई चूक नहीं हुई है, मुझे दंड दो। चूक हुई है तो पूरी मानवता का साथ मत छोड़ो। युगों से कैसा शाप चला आ रहा है मुझ पर, जिसे मैं नहीं जानता। कौन जानता? गुरुराज भाटकी। हाँ, गुरुराज भाटकी अवश्य जानते होंगे। हे गुरुराज भाटकी, ये संकट मेरे अकेले का नहीं, प्रकृति के साथ। छोड़ रही है। आपको आना होगा, शिष्य की मदद करो। वो नहीं आ रहे तो फिर कौन आ सकता बता सकता है।
कौन है जो मेरे अतीत से परिचित है? हे भेड़ी देवता, शिष्य के पुकार सुना, आओ मदद करें। भेड़ी देवता नहीं आए, फिर कौन? एक शख्स और है। हाँ, एक शख्स और है, मुझे लौटना होगा। प्रकृति तो मानवता का जीवन है, वो रूठ गई तो सारी मानवता संकट में पड़ जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये क्या, भेड़िया रक्षक घायल पड़े हैं, महारक्षक बद्धक, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? शत्रु की रक्तिन की बेटी ने। वृद्धक का इशारा जैन की ओर था। संतुलक गायब है। उसने ऐसा क्यों किया? संतुलक गायब है। चेन ऐसा नहीं कर सकती, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे प्रेम को छला क्यों? उफ, संतुलक के गायब होने का परिणाम भयानक होने वाला है। यही तो एकमात्र वस्तु जो पश्चिमी गोलार्ध को खतरनाक व जहरीले प्रदूषण के प्रभाव से पूर्वी गोलार्ध को पहुंचने से रोक सकती थी। संतुलक के चले जाने का मतलब है वह पूर्वी गोलार्ध की तबाही। प्रकृति ने भी साथ देना छोड़ दिया। अब मैं कैसे बचाऊंगा उस हरियाली को, जीवन को? फूजो मानस ज्ञानशाला ही मेरी मदद कर सकती है। 5000 साल पहले फूजो बाबा जंगल की रक्षा में मेरे प्रेरक थे। यही वो शख्स हैं जो आज मेरी मदद कर सकते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान के कारण मेरी बहुत सी मुश्किलें उस पर हल होती हैं। फूजो बाबा तो रहे नहीं, किंतु उनका ज्ञान रह गया। प्रकृति ने उन्हें मरने नहीं दिया। बाबा, प्रकृति रुष्ट हो गई है, भेड़ी देवता भी मेरी पुकार नहीं गए। कारण अभी देवभूमि नहीं रही। तुमने नियम भंग किया, जिसके कारण तुमसे शाप जीवित हुआ है। प्रकृति भी यही कह रही थी। कैसा नियम, कैसा शाप? बाबा, ब्रह्मांड एक अबूझ पहेली है, अनंत रहस्यों को अपने भीतर समेटी हुई है। कई आकाशगंगा हैं, प्रत्येक आकाशगंगा में कई कई ग्रह हैं। ब्रह्मांड में ही की एक ऐसी आकाशगंगा थी, सवाना, जिसके सभी ग्रह हरियाली और वनस्पति से भरपूर थे। किसी ग्रह का जीवन आधार होती है यही हरियाली। सवाना आकाशगंगा के प्रत्येक ग्रह पर जीवन था। किसी ग्रह पर सिंह मानव रहते थे, तो किसी ग्रह पर मछली मानव, तो किसी ग्रह पर गरुड़ मानव। सभी प्रकृति के उपासक थे। प्रकृति उनका मुक्त रूप से पालन करती थी। सिंहलोक में वृक्षों पर ही मांसपिंड उगते थे। गजलोक में अथाह गणों की पैदावार होती थी। प्रकृति उन्हें संचार, वाहन इत्यादि सुविधाएं प्रदान करती थी। सवाना में एक तरफ प्रकृति, दूसरी तरफ प्रलय जो विनाशकारी शक्ति थी, उसके अनुयायी जो निशाची, जो ग्रहों की उर्वरा शक्ति पर जीवित रखते थे। सवाना ग्रह के भोजन की कोई कमी नहीं है। तुम ग्रहों की उर्वरा शक्ति को चूस कर ग्रहों को बंजर कर सकते हो। तुम प्रकृति को तबाह कर सकते हो। जाओ, सवाना की सभी ग्रहों की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर डालो। भूमि की उर्वरा शक्ति को चूसने के लिए निशान नच्ची वृक्षों को अपना निशाना बनाया। हमारी भुजाओं पर बने चूसक वृक्षों को शाखाओं पर उसके पोशाक तत्वों सहित भूमि की उर्वरा शक्ति को सहजता से चूस लेते हैं। हरे भरे वृक्ष सूख कर डंठ बन जाते हैं। बोरे निशाची वो वृक्षों के जरिए भूमि की उर्वरा शक्ति को चूस रहे हैं। उर्वरा शक्ति खिंचने से वृक्ष मर रहे हैं। चढ़ निशाचियों में पशु मानवों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वानर लोक पर निशाचियों का हमला हुआ। हा, जब प्रलय के पंखों, जल प्रलय के पंखों में है, और जल तक में तूफान लाने की शक्ति। जल प्रलय सबको डुबो देगा। निशाची बाढ़ का कहर बनाकर वानर जाति का अंत कर देगा। पुत्र आदि, ये संकट का समय है। तुम्हारा मित्र कहाँ है? वह इस प्रलय में हमसे बिछुड़ गया है। पिताश्री, बाढ़ को एक उपाय द्वारा रोका जा सकता है। पूरी सामग्री बांध बनाकर। अंत की प्रार्थना पर चट्टानों ने बांध बना दिया। उधर देखो, ये महाशक्ति निशाचों की क्रूर सेना नीचे उतर रही है। हम सीधे साधे इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा करने में बुद्धिमानी नहीं है। हमें अपनी छद्म विद्या का उपयोग करना होगा। छद्म विद्या का उपयोग कर सभी दलिया निशाचियों जैसा रूप। हमें यहाँ निशाचियों के रूप में जाकर देखकर शैतान अगले ग्रह की ओर बढ़ गए हैं। खतरा टल गया है। निशाचियों के हमले बढ़ गए हैं। क्या हम उनके हमले से बचने की छद्म विद्या की साधना करना हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहा? अन्यथा प्राण बचाने मुश्किल थे, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, मुझे स्वयं में एक कायरता का बोध होता है। मैं वानर ग्रह की सामग्री हूँ और मुझे इस दुख को मैं भी समझती हूँ। शत्रुओं की ताकत का एहसान में तिल मिला देता है। मैं कुछ करना चाहती हूँ। हम भेड़िया लोग की मदद लेंगे, किंतु सवाना में भेड़ियों से भी अधिक शक्तिशाली प्राणियों के ग्रह हैं, जैसे सिंह, चीता, गज, बेल इत्यादि। ऐसा तुम कदापि न कहते यदि एक बार भेड़िया लोग के भेड़ान का भ्रमण कर लेते। अति क्रूर है वो। मैं तुम्हें बताता हूँ वह क्या बला है। वह एक बार मैं और वानर लोग की सामग्री रूप परिवर्तित करके सवाना भ्रमण कर रहे थे। हम दो शक्तियाँ पुंज दिखे, उनका पीछा करते हुए भेड़िया लोग के भेड़ान में जा पहुँचे। हम दोनों ने ही भेड़ियों का छद्म रूप धारण कर लिया। शक्ति शक्ति शक्ति। मुंड पर्वत इसकी शक्ति का स्रोत है, किंतु उन लोगों ने अपने ही लोगों के मुंड क्यों काट रखे हैं?
उत्तर में शीघ्र मिल गया, उखाड़ लो इन सबके मुंडों को। वहाँ कई कबीले थे जो एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। खच खच खच, आहा आहा, शक्ति के मन में चूर, ले चलो इन मुंडों को कुराक्ष के पास। कुराक्ष कौन है? भेड़िया जाति के सबसे शक्तिशाली और खूंखार कबीले का खूंखारा सरदार कुराक्ष। भेंट स्वीकार हो कुराक्ष, बदले में हम चाहते हैं कि तुम हमारे कबीले के भेड़िया हमारे कबीले पर कभी आक्रमण न करें। मित्रता के लिए भेंट लाने की खूब सोची सरदार भगोड़ा। खचा खचा, किंतु खूंखार कबीले का एक एक भेड़िया अपनी शक्ति मुंड पर्वत स्वयं के उखाड़े हुए मुंडों से ही बनाता है। यही यहाँ का नियम है जिसे हम नहीं तोड़ सकते। थड़ थड़ खच, क्योंकि नियम भंग यानी पतन निश्चित। कुराक्ष के पास भेड़िया का ग्रह का सबसे बड़ा मुंड पर्वत था। मुंड पर्वत हमारी शक्ति का परिचय है। उफ, इतनी क्रूरता, इतनी हिंसकता, इतनी निशंसता इससे पहले हमने कहीं नहीं देखी। खूंखारा कबीले का सरदार होने के नाते पराजित शत्रुओं की मांस मज्जा को कुंभों में डालकर अपने रक्त से केवल मैं ही जन्म दे सकता हूँ। यहाँ भेड़िया शिशुओं को पहले स्त्रियाँ हुआ करती थी शिशु सृष्टि के लिए, किंतु स्त्रियाँ दुर्बलता की प्रतीक थी। उन्हें चुन चुन कर हमने ही मार डाला। कन्याओं को भी पैदा होने से मारा जाने लगा और एक दिन ऐसा आ गया कन्याओं के जन्म लेना ही बंद हो गया। भेड़ियाओं को स्वयं के जन्म के लिए 13वीं कुंभ षष्ठी का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार तय हुआ कि हम मदद के लिए भेड़िया ग्रह पर जाएंगे। घुसपैठिए, मैं वानर ग्रह की नामक सामग्री माताहारी हूँ और हम इनके यति प्रतिकूट। ये भेड़िया ग्रह है और मैं यहाँ का सम्राट कुराक्ष। यहाँ भारी प्राणियों का प्रवेश वर्जित है, फिर चाहे वो सम्राट हो या सामग्री, तुम्हें दंडित किया जाएगा। आप शक्तिशाली हैं, हम आपसे मदद के उद्देश्य से आए हैं। मदद कमजोरी या कायरता की निशानी है। वो देखो भारी प्राणी, वे यहाँ तबाही के उद्देश्य से आए थे। हम मित्र हैं, हमारा शत्रु एक है, क्रूर निशाची। मित्र सबसे यहाँ कोई परिचित नहीं, शत्रु के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। हमें तुम दोनों की दीनहीन काया देखकर दया आ रही है, अन्यथा कब का सिर उड़ा चुके होते हैं। मुझे तुम्हें मारना हमारी शक्ति का अपमान है। क्रूर मुख, इन दोनों को पूंछ काट कर इन्हें ग्रह से बाहर फेंक दो। हा हा खचाक, तुम शक्ति के मन में चूर हो, एक दिन नशा टूटेगा। माताहारी अति क्रूर अपमानित होकर लौटा है। यदि वे हमारा वध कर डालते तो उनके लिए उचित होता, किंतु मैं पढ़ लेती हूँ। दीनहीन काया वाली ये वाणी एक दिन समस्त भेड़ियों का नाश का कारण बनेगी और निशाचियों के प्रकोप से प्रत्येक ग्रह त्रस्त था। सवाना के सभी ताकतवर पशु मानव मिलकर पशु संघ का गठन किया और निशाचियों की टक्कर लेने के लिए रक्षा दल की स्थापना की गई। रक्षा दल के सबसे शक्तिशाली लड़ाकी व जाबाज जातियों को शामिल किया गया। प्रत्येक ग्रह का एक रक्षा बल हर समय किसी भी संकट का सामना करने को तैयार रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर पशु संघ द्वारा मदद की जाएगी। अब हम एकजुट होकर दुष्ट निशाचियों का मुकाबला करेंगे। भेड़िया लोग के भेड़ान को भी रक्षा दल में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेज दिया, किंतु अपनी ताकतों के नशे में उन्होंने वह निमंत्रण ठुकरा दिया। दूसरी तरफ ताकत की दृष्टि से दोयम दर्जे का जानकार वानर लोग को निमंत्रण ही नहीं दिया गया, जिसे माताहारी ने अपना अपमान समझा। रक्षा दल व निशाचियों में घोर युद्ध हुआ। रक्षा दल की परीक्षा है आज ये, किंतु निशाचियों ने रक्षा दल को पराजित हुआ। हताश पशु संघ ने बुद्धिबल को पहुंचना और माताहारी पशु संघ से आमंत्रित किया। पूरी वानर जाति के लिए शुभ संकेत थे कि रक्षा दल ने माताहारी को आमंत्रित किया। ये वानर सामग्री, हमने सुना है कि निशाची वानर लोग को आज तक कोई क्षति नहीं पहुंचा सके हैं। क्या तुम निशाचियों से निपटने की कोई युक्ति या किसी शक्ति के विषय में हमें बता सकते हो? उस शक्ति का नाम है क्रूराक्ष। मगर भेड़िए तो निरंकुश हैं, वे मदद नहीं करेंगे। भला वहाँ जाने के लिए पशु संघ पर आक्रमण करके उसे ही मार देंगे। वे दरिंदे हैं, वो रक्षा करने के हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। वो अवश्य तैयार होंगे। निशाचियों का अंत भेड़िए करेंगे और यह दुष्कर कार्य करवाएगी माताहारी। यदि मुझे भेड़िया लोग जाना होगा। निशाची का वेश क्यों धर रही हो? वक्त आ गया है यति क्रूर, भेड़ियों से अपने अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं एक तीर से कई शिकार करूंगी। षड्यंत्रों की राजनीति से कुछ हासिल नहीं होता सामग्री, तुम बच्चे हो। अंत अभी यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। राजनीति बिना षड्यंत्रों के चल ही नहीं सकती। माताहारी निशाची के वेश में क्रूराक्ष के सम्मुख पहुंची। क्रूराक्ष में निशाचियों का दूध निशाचा, तुम्हारे लिए निशाचियों का पैगाम लाया हूँ। निशाची समाना में सभी ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली श्रेष्ठ है। तुम लोगों ने हमारे नागरिकों को मारकर जो धष्टा की है, उसका अंजाम तुम्हारी मृत्यु होगा। मिटा दिए जाओगे। उससे पहले ही तुम्हारी गुलामी कबूल कर लो, हमारी गुलामी कबूल कर लो। यदि हमारा प्रस्ताव मंजूर है तो नरमुंड हमारे दूत को सौंप दो, वरना निशाची भेड़िया लोग को जलाकर खाक कर देंगे।
आग भड़काकर तुरंत वहाँ से निकल गई माता। भागी नितर माता हरी। निशाचियों के पैगाम से कुपित समस्त भेड़िया मानवों ने निशाची ग्रह के अस्तित्व को मिटा डालने की ठान ली। ए नरमुंड पर्वत की समस्त प्रक्रियाओं, मुझ में प्रवेश करो। समूचे निशाची ग्रह का अंत करके ही लौटेंगे। निशाचियों पर टूटा पड़ा भेड़ान के भेड़ियों मानवों का कहर। ये ग्रह अब जीवन को तरस जाएगा। धमम। भयंकर रक्तपात के पश्चात भेड़िया मानवों ने निशाचियों का अंत कर डाला। भेड़िया लोग जिंदाबाद, क्रूराक्ष जिंदाबाद। ये कमबख्त, वो कमबख्त दूत अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। भीड़ में मर गया होगा सम्राट। निशाचियों ने भेड़ियों की 3/4 सेना को मार डाला और हम सबकी जान बराबर नहीं, 1/4 बचे हैं हम, और वो भी टूटे फूटे घायल रक्तंजे। फिर भी कुछ नहीं कर सके क्रूराक्ष। फिर भी हम विजय नाद करके प्रसन्न हो रहे हैं। ये विजय नहीं है। और मर गया हमारी ताकत का वो दम भी। सवाना ग्रह के सभी ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली खूंखार हैं हम। क्या कहना चाहते हो क्रूराक्ष? वाडिया, ये विजय नहीं है। हमें और शक्तिशाली होना होगा। एक एक भेड़िया के पास पूरे निशाची ग्रह की ताकत के बराबर ताकत होनी चाहिए, और हम और भेड़िए पैदा करेंगे, अर्थात और ताकत। भेड़ियों की जनसंख्या ही नहीं, क्रूराक्ष ताकत की आवश्यकता है। ऐसी ताकत कहाँ से आएगी? क्रूराक्ष वो क्या है? यह कोई स्त्री है, किसी साधना में बैठी है? कौन है ये? इसके शरीर से अद्भुत प्रकाश फूट रहा है, परंतु ये स्त्री है। चलो यहाँ से। ये स्त्री अवश्य किंतु साधारण नहीं है। मैं इसी से पूछता हूँ। मैं ग्रह शक्ति हूँ। मुझे केवल वही स्पर्श करे जो मुझसे विवाह का इच्छुक है। मेरे अंदर इस ग्रह के निर्माण और विनाश की समझ शक्तियाँ मौजूद हैं। मैं जो मुझसे विवाह करेगा वे शक्तियाँ उसे प्राप्त होंगी और वो बनेगा इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी। तो फिर मैं तुम्हें स्पर्श मैं करूँगा। शक्तिशाली बनाने के लिए एक स्त्री की मदद लेना मेरे नियम के विरुद्ध है, किंतु हमारे लिए नहीं। हा। ठहरो, अन्यथा सब भस्म हो जाओगे। मुझे स्पर्श करने के लिए पूर्व अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। मुझे वही स्पर्श करेगा जो रक्षा दल के प्राणियों के सबसे अधिक मुंड काट कर लाएगा। भेड़िए निकल पड़े नरसंहार मचाने। ताकतों में बेजोड़ हूँ मैं। सम्राट क्रूराक्ष के नरमुंड पर्वत के सर्वाधिक मुंड मैंने ही काटे हैं। ग्रह शक्ति को प्राप्त करने वाला एक करती है पूरे सवाना पर शासन। भेड़ियों की जाति क्रूर चमक आ गई ग्रह शक्ति की आंखों में। हा, भेड़िए मेरी चाल में फंस गए। दीनहीन काया वाली एक वानरी की चाल में। माता हरी की चाल ने कैसा बनाया एक वन रक्षक को शापित रक्षक क्रमशः। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स वन रक्षक यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे इसके अगली कॉमिक्स के अगले पार्ट में, शापित रक्षक में। कॉमिक्स कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे औसम कॉमिक्स के लिए देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। बहुत ज़बरदस्त होने वाला है इस सीरीज़ में अब।